इन्फ्लेशन, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की, महंगाई की। हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं। आज मैं आपको WPI CPI टर्म्स में एक बार और समझाऊंगा। वैसे आपको बता दूं कि WPI और CPI में फ़र्क क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। एक बार ये लेक्चर देख लीजिएगा, इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हम इसी से ही नापते हैं भाई, सिंपल सी बात है एकदम। ये सब छोड़ दो टेक्निकल वर्ड्स। एक चीज अगर 20 रुपए की है, 30 रुपए की होगी, महंगाई बढ़ गई, खत्म भाई। WPI है सप्लाई साइड और CPI है डिमांड साइड। इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हैं। इन्फ्लेशन भाई बोरोवर्स को हेल्प करता है, सरकार को हेल्प करता है, लेकिन हमको बड़ी दिक्कत देता है भाई। तो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे ज्यादा हो गया, हाईएस्ट इन अप्रैल, और ये अच्छी खबर नहीं है। क्या भारत में बुरा वक्त आने वाला है दोस्तों? अनफॉर्चुनेटली दिक्कतें होने वाली हैं, हमको ये मानना पड़ेगा। जो चीज़ है वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ आने वाली है उसके लिए हमको तैयार तो रहना है। और बेस्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। जितनी जल्दी हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हालांकि भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, बट कंज्यूमर लेवल पे तो दिक्कत होने ही वाली है। तो PPT वाइज चलते हैं, हम आराम से चलते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए, कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप पहले बहुत ज़्यादा समझाते थे, अब उतना नहीं समझाते हो। उसका मैं बताता हूँ क्या है। देखो यार, पहले मैं 1, 2 या 3 लेक्चर लेता था, लेकिन अब मैं उसी टॉपिक पे 3-4 लेक्चर लेता हूँ, क्योंकि न्यूज़ रिपीट होती है। तो वैसे ही मैंने उस टॉपिक पे पहले लेक्चर बना दिया होता है, तो आप उसको एक बार देख लिया करो। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि आप उसको एक बार देख लो, फिर उसके बाद देख के आप यहाँ आओ, ठीक है ना। तो अब जितना है मैं उतना आपको बता देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या ही समझाऊँ, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है, इट इज फोर्स्ड बाय इंडियन कंज्यूमर्स, रेज्ड टू एन ऑलमोस्ट ईयर हाई ऑफ 7.8% इन अप्रैल फ्रॉम 6.95% इन मार्च। चिंताजनक है, चिंताजनक। 7.8% तक दोस्तों ये बढ़ गया है, लगभग 2% के करीब, ठीक है। विथ नहीं 2% नहीं, सॉरी, लगभग मतलब 1% के करीब। विथ रूरल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग टू 8.4%। गांव में तो 8.5% तक चला गया है। अर्बन शॉपर्स एक्सपीरियंस एट ऑलमोस्ट 1% पॉइंट मंथ ऑन मंथ बेसिस। क्विकली कैट 7.1% डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हर महीने 1% बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हर महीने कुछ ना कुछ क्या सारी चीजें थोड़ी थोड़ी महंगी हो रही हैं। अभी एक दुकान वाले हैं, जैसे कुछ ढाबे, कुछ दुकान बहुत बढ़िया होती हैं, और वो इसीलिए होती हैं ताकि जो गरीब है उनको कैटर किया जा सके। जैसे आपको, जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें बता रहा था कि भैया मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हॉस्पिटल का खाना 50 रुपए, 60 रुपए, मतलब समझिए खाना नहीं, ये वो सैंडविच 70 रुपए, समोसा 30 रुपए भैया, और क्वालिटी 2 कौड़ी की। सामने ढाबा है, 20 रुपए में भरपेट खाना। आपको पराठा भी मिल रहा है, आपको चावल भी मिल रहा है, आपको राजमा भी मिल रहा है, बढ़िया है। हम याद का खाते हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया। लेकिन आप उस ढाबे वाले से पूछिए। अब ढाबा वाला बता रहा था कि भैया हमारी तो बैंड बज गई है, तेल महंगा हो गया है, सिलेंडर है वो मैं कमर्शियल सिलेंडर 2200 रुपए का हम खरीद रहे हैं, तो भैया हमारी तो वाट लग गई है। लेकिन जो गरीब आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे मजदूर आते हैं, हम उनको अभी भी कैटर कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बताऊंगा अभी आगे, कि जब प्राइस बढ़ता है तो वो प्राइस घटाती नहीं है, वरना कंज्यूमर लेगा नहीं ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वो क्या करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कुरकुरे है, कुरकुरे में पहले आपको 10 मिलते थे, 10 पीस मिलते थे, प्राइस उतना ही रहेगा, लेकिन वो 7-8 कर देंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। बट ये बोल रहे हैं कि हमने क्वांटिटी नहीं कम किया, हमने उतनी ही रखी हुई है। लेकिन दिक्कत तो है ही, और सबको मार पड़ रही है। RBI बोल रहा है ना कि भाई गरीबों की तो हालत खराब है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोले नहीं, अमीरों की हालत खराब है। कुल मिला के गरीबों की ही हालत खराब है, मरता गरीबी है, मुश्किल है। और हर महीने 1% से बढ़ता जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 8 साल में सबसे ज्यादा 7.9%, और ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। क्यों? उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे NCERT कोर्स को आप जरूर अवेल करें।
देखिए एनसीईआरटी कोर्स, भाई इन्फ्लेशन आ गया, थोड़े दाम हम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए क्वालिटी जब बढ़ती है ना तो थोड़ा उसका प्राइस बढ़ता है। आपको कूपन कोड एनसीईआरटी यूज करना है, एक हफ्ते तक 25% एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। संडे को भी मैं लाइव आ रहा हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज है, 1:15 बजे रिमाइंडर सेट कर लो, तो एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। अब इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कोई भी एनसीईआरटी या कंबाइंड एनसीईआरटी खरीद सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम पॉलिटी की एनसीईआरटी, इसकी लाइव क्लास होगी, तो बहुत अच्छा मौका है, फटाक से अवेल करो। और भाई आज मेरी मोटिवेशन क्लास है, रिलेशनशिप पे हम बात करेंगे, 230 रुपए का कोर्स है, उसको भी करो। हमने वैसे भी कोर्स बहुत ही सस्ते में निकाले हैं, महंगे बिल्कुल भी नहीं रखे हैं। इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड टू मेन इंडाइसेस इंक्लूड WPI एंड CPI which measures wholesale and retail level price। ये इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है, प्राइस ईयर 2 प्राइस माइनस प्राइस ईयर 1, और जो आपका करंट ईयर चल रहा है इनटू 100। समझो, ये मैथ्स भी मैं आपको समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कई बहुत बढ़िया तरीके से मैथ समझाता हूँ, मतलब ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। भाई जो नीचे होता है ना वो टोटल होता है, ठीक है। जैसे आपके फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 को आप नीचे करोगे, और अगर खाली आप पे फोकस है तो 1/10 हो गया, ठीक है। तो अभी इसको हम समझेंगे। इन्फ्लेशन को नापने के दो तरीके। महंगाई मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दिया कि भाई 10 रुपए का 20 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए का 30 रुपए का, महंगाई बढ़ गई। लेकिन वो कैसे बढ़ेगी? एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या? सप्लाई साइड, मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। आप कहते हैं ना यार होलसेल से मैंने मोबाइल खरीदा 3,000 रुपए सस्ता पड़ा, आईफोन सीधा होलसेल से खरीदा ना 12,000 रुपए सस्ता पड़ा, मैं तो होलसेल से लेता हूं। कई दुकानदार ना बेवकूफ बनाते हैं आपको इस नाम पे, कह रहे हैं होलसेल से प्राइस खरीदा, हम सीधा होलसेल से खरीदते हैं, और बिग बाजार में होलसेल में आता है इसलिए महंगा मिलता है। होलसेल मतलब एकदम पॉइंट ऑफ, जो फर्स्ट पॉइंट होता है, जो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहां पे मैन्युफैक्चर होता है, तो इसमें खाली गुड्स आएगा, गुड्स आएगा, ठीक है, ओनली गुड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे काम करता है कि क्या मैन्युफैक्चर हुआ देश में, अब उसके प्राइस बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि WPI बढ़े तो CPI भी बढ़े, ठीक है। क्यों? उसका रीजन है कि भाई जैसे अब हो सकता है कि भाई अब जैसे लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन में क्या, जैसे चाइना से बहुत सारी चीजें आती हैं तो सप्लाई रुक गई, तो अब मैन्युफैक्चर ये जो यूनिट्स हैं इनको उतना पैसा मिला नहीं, ठीक है, या उतने रॉ मटेरियल्स मिले नहीं यहां पे, यानी कि WPI लेवल पे महंगाई आई। पिछले मार्च में WPI भी रेज हुआ है, ठीक है। देन आपका होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए RBI जो इन्फ्लेशन मेजर करता है ना, वो CPI 2012 में उन्होंने CPI बोला था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही हम करेंगे। क्यों? महंगाई नापोगे तो हम ही को लेके नापोगे ना। अगर देश में महंगाई है तो आप ऐसे ही बताओगे ना कि भाई मैं अगर 20 रुपए का 50 रुपए का दूध खरीद रहा हूं तो आज वो 60 रुपए का हो गया, तो कंज्यूमर लेवल पे ही तो महंगाई नापेंगे ना। WPI तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होगी, लेकिन CPI तो कंज्यूमर लेवल पे होगी। तो CPI में सब कुछ आ जाता है, एवरी आइटम्स इज इंक्लूडेड, ठीक है ना। इसमें तो फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, लेकिन इसमें तो 1000 से ऊपर आइटम आ जाएंगे सब। तो इसमें गुड्स भी आता है एंड सर्विसेज भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। इसको इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है, इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO जो है वो पब्लिश करती है। तो ये होता है आपका CPI WPI। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? सिंपल, इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे मेजर करते हैं भाई? जो प्राइस ईयर है, मतलब अभी जो चल रहा है, और पिछले साल का जो प्राइस ईयर है, और प्राइस ईयर 1, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। सिंपल तरीका है कि भाई इतना पिछले, क्योंकि मंथ ऑन मंथ तो होता नहीं, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन चलता है, तो वो है। तो ये आपका WPI है, ये आपका CPI है। ये चीज समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस अगर बात करें, देखिए रिटेल कौन होता है? गोडाउन से जाएगा दुकानदार, दुकानदार होते हैं रिटेलर्स। तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब दुकानदार के लेवल पे प्राइस बढ़ गया। तो दुकानदार के लेवल पे प्राइस बढ़ेगा तो वो अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। अगर मान लो कि वो चावल 30 रुपए का दे रहा है, बढ़ गया प्राइस 40 रुपए का हो गया, तो आपको थोड़ी ना वो 30 रुपए का देगा। भाई देखो, पहले ये होलसेलर्स के पास आता है रिटेलर्स के पास, ठीक है। होलसेलर ने मान लो 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाया, और रिटेलर को उसने 12 रुपए में बेचा, ये भी तो पैसा कमाएगा ना, 2 रुपए एक्स्ट्रा, और रिटेलर आपको 15 रुपए में बेचेगा और 3 रुपए प्रॉफिट। तो अगर इसके दाम बढ़े तो ऐसा थोड़ी ना, मान लो ये 16 रुपए का हो गया तो थोड़ी ना आपको 15 रुपए का देगा, तो देगा आपको महंगा ना, है ना। तो अल्टीमेटली मरता तो कंज्यूमर ही है, कस्टमर, कष्ट से मर, तो मरेगा तो कस्टमर ही, ठीक है ना। तो ये चीज है, डिफरेंस आप देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले
अगर सीपीआई की बात करें तो उसमें सब आ जाता है, गुड्स भी आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाता है, 1000 ऊपर से आइटम आते हैं। इसमें खाली होलसेल्स की बात हो रही, होलसेलर की बात हो रही है तो सिर्फ गुड्स आएगा। सीपीआई जो है वो हर महीने रिलीज होता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई हर हफ्ते रिलीज होता है। सीपीआई में अगेन, अरे ये तो दोबारा रिपीट हो गया है डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। अब इसमें 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आता है, इसमें खाली फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चरिंग आता है, बाकी इसमें 8 कैटेगरी जिसमें सब आता है सीपीआई में, ठीक है। बेस ईयर इसमें इट इज द कैलेंडर, और यहां पे फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो ये जनवरी से शुरू होगा, ये मार्च से शुरू होगा। ये फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि कंज्यूमर फाइनल है ना, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास से कंज्यूमर के पास गया, तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि कितना इन्फ्लेशन है। और ये फिर एकदम फर्स्ट स्टेज पे कि होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देन जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको इससे मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं, हमको इससे मतलब है। सीपीआई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सिंपल। और ये उसके बाद इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द होलसेल प्राइसेस, ओके। अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो ये लगातार चौथे महीने बढ़ा है। This is the fourth month in a row that retail inflation remain above 6%. Inflation in general 4% ±2 होना चाहिए। अभी टारगेट फोर्थ में 5.7% था, लेकिन दोस्तों 6% से ऊपर चला गया ये, तभी रेपो रेट बढ़ाया गया। रेपो रेट तभी तो बढ़ाया गया ना भाई, बोरोवर्स को इसमें फायदा होता है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ाया गया, 4.40 हो गया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाया गया, सीआरआर बढ़ाया गया, है ना। इन्फ्लेशन को, क्योंकि पैसा हटाना है ना, मनी सप्लाई हटानी है। आपको लगता है कि भाई पैसे छापना शुरू कर दो, उससे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, विच इज द अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड फॉर द इन्फ्लेशन under the monetary policy framework. Economists said that sharp acceleration in retail inflation explained the central bank rush to raise the interest rate. ये बड़ी बात है कि एकदम से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। देखिए आरबीआई जो है एकदम उसने मीटिंग की, और मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, जून में होने वाली थी। पिछले हफ्ते उन्होंने मीटिंग की और रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, 40 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट बढ़ा दिया। तो बोला कि इसका भी नतीजा है कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया। Adding that the move was likely to be backed by another rate increase in the coming policy. भाई तब तो बवाल हो जाएगा, अगर अब यहां पे इन्होंने इंक्रीज किया रेट तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाई प्राइस लेवल ऑफ फूड आइटम्स, फ्यूल, स्पेशली ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड ऑयल्स along with household services contribute to sharp rise of inflation. सिंपल सी बात है कि अगर महंगाई बढ़ेगी, देखिए महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ने पर वही डिमांड एंड सप्लाई एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉर, अब जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर है, डेफिनेटली उससे प्राइस बढ़ रहा है, डेफिनेटली उससे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वो अकेला कारण नहीं है। महंगाई बहुत पहले से बढ़ती जा रही है, 1 साल से लगातार इन्फ्लेशन जो है वो हाई है। तीसरा वही लॉकडाउन, कोविड-19 पैंडेमिक जो आया, सप्लाई चेन टूट गई, महंगाई बढ़ी। चौथा सबसे बड़ा ऑयल, तेल के दाम ऊपर जाएंगे क्योंकि भारत बाहर से तेल खरीदता है, तो महंगाई बढ़ेगी। और पांचवा जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है, पैसे का नीचे गिरना लगातार। जो पैसा हमारा लगातार डॉलर के मुकाबले टूटता जा रहा है ना, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा संभल के हमको चलना पड़ेगा। भारत के पास इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना को काउंटर कर सकता है, वो अमेरिका को काउंटर कर सकता है, क्योंकि चाइना लिटरली बंद है। स्कीम्स निकालें, स्टार्टअप को जितना हो सके सपोर्ट करें, वरना दोस्तों दिक्कतें होंगी, तैयार हो जाइए। देखिए अभी मेरी प्रॉपर्टी डीलर से कुछ बात हो रही थी, मैं किराए पे रहता हूं भाई, तो प्रॉपर्टी डीलर से बात हो रही थी। एक मकान है, 3 साल से नहीं बिका, ये 3 साल हो गए नहीं बिका, लेकिन प्रॉपर्टी की रेट बहुत ऊपर, प्रॉपर्टी की रेट बढ़ते जा रहा है, रियल एस्टेट रेट बढ़ते जा रहा है, और मकान बिक नहीं रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है। भाई लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, और जो है भी वो अपना पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। खुद बोल रहा था सर, कहां जहां 1-1 साल में 2-2, 3-3 डील हो जाती थी, आज 2-2, 3-3 महीने में एक डील नहीं हो रही है। ये हिसाब किताब है इस समय, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग हैं ना वो बहुत ही सोच समझ के खर्च कर रहे हैं भाई, और सोच समझ के खर्च करिए। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लोन लेंगे नहीं, लोग लोन लेंगे नहीं, क्यों लेंगे भाई? उनको ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी ना, बैंक अपने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, है कि नहीं? तो ये सारे, और देखिए रुपए कमजोर होता जाएगा, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। बोला जाता है कि 2030 तक, या हो सकता है 2027 तक ही रुपए 95 तक पहुंच जाए, $1 = 95 रुपीज। ऊपर से इर्द गिर्द की जो हालत है, हमारे आसपास की हालत बहुत खराब है। श्रीलंका डूब गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान डूब ही गया है, खैर वो बस पब्लिक होना बाकी है, पब्लिक है, डूब ही गया है वो। नेपाल खत्म, इकोनॉमिक क्राइसिस है। चाइना की हालत बहुत बुरी है,
लॉकडाउन पे लॉकडाउन, जीरो कोविड पॉलिसी, पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, अफगानिस्तान बर्बाद हो चुका है। अमेरिका की भी हालत बहुत खराब है। आपको पता है अमेरिका में इतने ज्यादा डेट है, अमेरिकन सरकार के पास इतना कर्जा है कि वो चुकाएंगी कहां से, ठीक है। तो इस समय पूरी दुनिया की हालत बहुत बुरी, ऊपर से वॉर, रशिया और यूक्रेन को $500 बिलियन लगेंगे अब दोबारा उभरने में। तो ये सारी चीजें ना इस तरफ इशारा करती हैं कि एक मुश्किल वक्त आने वाला है और हमको तैयार है ना। मुश्किल वक्त ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन महंगाई बढ़ेगी और थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो प्रीवियसली हाई ऑफ द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन वाज रिकॉर्डेड एट 8.33% और बाकी ये सब देख लीजिए कि फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन सर्ज टू 17 मंथ हाई 8.38% इन अप्रैल फ्रॉम 7.66%। अब देखिए, ये देखिए फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो था वो 7.68% से सीधा 8.38% हो गया है। हर चीज के प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं। ये देखिए आप, अनाज जो है वो 5.96 से महंगा हो गया, मीट मछली 6.9, खाने तेल में सबसे ज्यादा दिक्कतें आई हैं। खाने का तेल 18% तक महंगा हो गया है, सब्जी 16%। आप देखिए ना, आप खुद ही लेते होंगे, पूछे नहीं लेते तो मम्मी पापा से पूछे कितनी सब्जी ले रही है आजकल। मसाले 10% से महंगे हो गए हैं। फ्यूल एंड क्या लाइट, हाँ, तो 10.80 से महंगे हो गए हैं। ये देखिए 8.38 है, मार्च में 7.68% था और अभी अप्रैल में 8.38 आया है। सब्जी का देखिए, सब्जी में 11.64% था, 4% बढ़ गया है। ये क्या इशारा कर रहा है? ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस। मैंने बताया ना, सीपीआई मंथली रिलीज होता है, बढ़ता जा रहा है। ये हर महीने इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिजली देखिए 7.52 10.80, कपड़े जूते देखिए 9.4 9.85। तो वही दालें घट गई हैं क्योंकि खैर दालों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, वीट का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, कुछ चीजें नहीं बढ़ती हैं क्योंकि हमारे पास उसकी सेल्फ सस्टेनेंसी ग्रीन रेवोल्यूशन के पास बाद। तो यह क्या ये यूक्रेन वॉर की वजह से है? बिल्कुल नहीं, यूक्रेन वॉर की वजह से है डेफिनेटली, बट ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, ये अक्टूबर से लगातार बढ़ता जा रहा था। यूक्रेन वॉर तो एक है ही है, उससे तेलों के दाम बढ़ गए। ये देखिए आप, लगातार जो महंगाई है ना, अभी अप्रैल में 7.79% पे है, ठीक है। ये 4.23% पे आई, देन 6.2, ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन आप यहां से अगर आप देखो, ठीक है, 2000 मतलब नवंबर दिसंबर से, तो ये लगातार इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। यहां पे तो कोविड की वजह से ज्यादा हो गई, तो 8 साल में सबसे ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर 8 साल में तो क्या 2014 में इन्फ्लेशन था? बहुत था, इन्फ्लेशन वहां पे था, लेकिन उस समय ना भारत की हालत इतनी खराब नहीं थी क्योंकि ठीक थी। देखिए 2014 में मोदी सरकार आई, नो डाउट मोदी सरकार ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। 2016 तक बहुत बढ़िया था, 2016 तक सब कुछ बढ़िया रहा, 2 साल तक बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई। देन डिमोनेटाइजेशन आ गया, डिमोनेटाइजेशन फिर जीएसटी आ गया, तुरंत भारत की इकोनॉमी नीचे गई। उसके बाद आ गया कोविड-19, जो कमर टूटी थी और तोड़ दी। अब हम उबर रहे हैं, अब हम धीमे धीमे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी दोस्तों अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना, इंडेक्स कैटेगरीज विद वेरिंग वेटेज। कौन कौन से हम कैटेगरीज लेते हैं? तो फूड आइटम्स 46%, जो टोटल इंडेक्स होता है ना सीपीआई का, 46% फूड आइटम्स है। फ्यूल एंड लाइट 7%, कोर 47%, ठीक है। जितने भी अदर आइटम्स आते हैं ना, वो कोर कहते हैं ना। कोर इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये सारे अदर आइटम्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद 2019-2020 में आप देख लीजिए, व्हेन द ओवरऑल इन्फ्लेशन वाज 4.9%, मेन रीजन वाज 6% इन फूड, 6% spike in food prices. 2021 when the pandemic hit the economy, food prices rose by even larger 7.3% and core inflation rose by 5.5%. Until then fuel price inflation was still low 1.3%. fuel price इतने ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। कहने का मतलब है कि सभी कुछ आगे, सभी कुछ में महंगाई जारी। ये देख सकते हैं आप, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, हालांकि अभी थोड़े से घटे हैं, बट अभी तो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इम्पैक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो आपकी परचेजिंग पावर नीचे जाएगी, है ना। आप कम खरीदोगे ना, आप पैसे बचाओगे, ठीक है। आप अब रुपए अगर टूटेगा या महंगाई बढ़ेगी तो जहां आप 100 रुपए में काफी कुछ खरीद सकते थे, वहां 100 रुपए में आप कम खरीद सकते हो। परचेजिंग पावर पैरिटी वैसे भारत की सबसे बेस्ट है। अगर पीपीपी के टर्म्स में बात करें तो भारत की जीडीपी बहुत ऊपर है। फिर उसके बाद ओवरऑल डिमांड, सिंपल सी बात है ना, लोग खरीदेंगे ही नहीं, डिमांड ही नहीं होगी। डिमांड नहीं होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो अपने आप वो और दिक्कत है, ठीक है। तो रिड्यूस परचेजिंग पावर इज दैट कंज्यूमर डिमांड फ्यूअर गुड्स। आगे देखते हैं भाई बोरोवर्स को कैसे हेल्प करेगा। ये सिंपल सी बात है, एक तो रेट कट्स होंगे, हो सकते हैं, हालांकि रेट बढ़ गए अभी, आप तो बोलेंगे सर रेट तो बढ़ गए, लेकिन जैसे मान लो कि मैंने 6.8% पे लोन लिया है, अब रेट तो 7.2 हो गया ना। आप समझते हो ना कि ये आपको पता है ना कि अगर
मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो कैसे महंगाई, उसी से रिलेटेड है ये, कैसे महंगाई बढ़ेगी, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भाई अगर मान लो कि जैसे मैं हूं, मेरी सैलरी डबल हो गई, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया, मेरी सैलरी डबल हो गई, तो उसी हिसाब से प्राइस भी तो बढ़ेंगे ना, उसी हिसाब से तो प्राइस बढ़ेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई कर दोगे तो इन्फ्लेशन और मनी की वैल्यू बेकार हो जाए, मनी की वैल्यू नहीं रहेगी और इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बोरोवर्स की अगर बात करें तो कैसे करता है भाई, मैंने अगर 6.8% पे भी इंटरेस्ट लिया है और इन्फ्लेशन हो गया 7.2%, तो मुझे तो 6.8 पे ही पैसे देना नहीं, ईएमआई देने हैं, यानी कि 4% का डिफरेंस, उतना पैसा मेरा बच गया। तो बोरोवर्स को ये हेल्प करता है, ठीक है। सरकार को भी हेल्प करता है अपनी डेट ऑब्लिगेशन से मीट करने के लिए। देन उसके बाद फिर हाँ, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ये होता है कि जैसे जो कंपनीज हैं, अब भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो उनको बस बहाना चाहिए, तुरंत प्राइस बढ़ा देंगी। जैसे तुरंत, जैसे पेट्रोल के देखिए सरकार तुरंत प्राइस बढ़ा देती है और बहाना देती है, अरे यार यहाँ पे वॉर चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे वो चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट के साथ होता है। फिलहाल दोस्तों ये लेक्चर था, और ये चलिए एक्सचेंज रेट की मैं बात बता ही चुका। एक्सचेंज रेट भाई, रुपए लगातार टूटता रहता है तो ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो भी खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी जो है ना वो बदल जाती है, और वही बोलते हैं ना कि भाई फ्यूचर प्राइसेस हाई होंगे, लोग पैसा खर्च ही नहीं करते, और लोग जब पैसा नहीं निकालेंगे, सप्लाई रुकेगी तो वो और डेंजरस हो जाएगी। इकोनॉमिक्स पहिया जो ठप पड़ जाता है, रुक जाता है। बेटा इकोनॉमी एक पहिया है, जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन रुका ना उसको चलाने में छींके आ जाती हैं, रुकेगा नहीं। हालांकि सब कुछ है, क्योंकि भाई देखिए हर किसी को खरीदना है तो सप्लाई ऑफ मनी तो हमेशा ही होता रहता है, लेकिन फिर भी भारत में थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं। ओके, एनसीईआरटी कूपन कोड आप यूज करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।